हेलो एवरीवन, आप सभी का दी पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम के बारे में। दोस्तों, उपागम का अर्थ एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी से है। हर व्यक्ति का एक अपनी खुद की विचारधारा होती है और वो किसी न किसी विचारधारा को मानता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज के समय में अगर कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा से दूर रहता है, सच बोलता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? गांधीवादी विचारधारा का है। ठीक है। अगर वही व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है, खून खराबा, मारपीट करता है, तो हम बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस के विचारों को फॉलो अप कर रहा है। ठीक है। तो ये दो अलग अलग विचारधारा हो गई। तो सेम जब आधुनिक भारतीय इतिहास को लिखा जा रहा था और जो लेखक थे, इतिहासकार थे, तो वो भी किसी न किसी विचारधारा को मानते थे या जुड़े हुए थे। तो जिसके कारण से जो उनकी लेखन शैली थी, उसके अंदर में उसका पूरा परिचय दिखता है। ठीक है। अगर मान लो आप जिस तरह के व्यक्ति के संगत में रहोगे, जिसके आप चरण छाया में रह रहे हो, जिसकी छत्र छाया में रह रहे हो, तो वहाँ पे उसका प्रभाव तो कहीं ना कहीं दिखेगा ही। ठीक है। तो आज हम वही बात करने वाले हैं जो भारतीय इतिहास लेखन की प्रक्रिया थी पूरी। ठीक है। तो उसमें प्रमुख उपागम कौन कौन से थे, उस टाइम पे जो लेखक इतिहासकार थे उनके सामने में कौन कौन से उपागम थे और उसके मद्देनजर में वो किस प्रकार से इतिहासकार को शो कर रहे थे, दर्शा रहे थे, इसके बारे में जानेंगे। इससे जो पिछली वीडियो थी दोस्तों, उसके अंदर हमने जाना था कि भारतीय इतिहास लेखन के स्रोत क्या क्या हैं। अगर कोई व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति है, उसको इतिहास लिखना है, तो वो क्या कौन कौन सी चीज़ को स्टडी करेगा, किस किस चीज़ को वो आधार मानकर, सोर्स मानकर, ठीक है, वो इतिहास को दर्शाएगा, लिखेगा, बनाएगा। आज से 50 साल पहले क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस समय नहीं था। तो मुझे पता कैसे चलेगा वो सोर्स क्या है उस चीज़ का, और अगर मैं उसकी हिस्ट्री लिख रहा हूँ तो मैं किस बेस पे लिखूंगा, ये सारी चीज़ें वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है। समझ में आता है कि किसी भी इतिहास को लेखन का स्रोत क्या है, वो मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं। यहाँ पे उपागम का अर्थ हो गया विचारधारा, सोच से। कौन कौन सी उपागम के बारे में बात करेंगे? तो उदारवादी उपागम, मार्क्सवादी उपागम, उपनिवेशिक उपागम, नारीवादी उपागम। ठीक है। इस तरह के कुछ उपागमों के बारे में हम बात करेंगे, विचारधाराओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है। उपागम का अर्थ सिंपल सा क्या हो जाता है? विचारधारा, आइडियोलॉजी। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो वीडियो से रिलेटेड, ठीक है, कोई क्वेश्चन, सजेशन कुछ भी हो, तो आप मुझे विश्वजीत नब या दी ई नब पर भी मुझे दे सकते हैं। ये दोनों आईडी फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी जगह पे अवेलेबल है। और आपको जो वीडियो की पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दी ई नब के नाम से हैगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सबसे पहले हम आज बात करें तो प्रमुख उपागमों में सबसे पहला उपागम आता है उपनिवेशिक उपागम। अब हम यहाँ पे उपनिवेशिक उपागम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? अगर आज के भारत की हम बात करें 1947 के बाद से, ठीक है, तो 1947 के बाद से अगर आप स्टडी करते हैं तो वहाँ पे उपनिवेशिक उपागम की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि हमारा भारत क्या हो चुका है? आज़ाद हो चुका है। पर जो ये हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं, ये 1600 से, सन 1600 से, जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आए थे, तब से हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। तब का आधुनिक भारत हम लेके चल रहे हैं, जिसके कारण से ये उपनिवेशिक उपागम भी उसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब सबसे पहले अर्थ समझते हैं। उपनिवेशिक का मतलब क्या होता है? उप मतलब ना किसी के ऊपर अपना कब्जा, निवेश मतलब इन्वेस्ट करना, उप मतलब उसको अपना निवेशक मानना। अगर मान लो ये ज़मीन आपकी है, ये ज़मीन आपकी है, मैं यहाँ से आया हूँ और आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, रहने लगा, पूरा उस पर मेरा अधिकार हो गया, तो वो क्या कहलाऊंगा? मैं उपनिवेशक कहलाऊंगा उस ज़मीन का। ठीक है। तो यहाँ पे जो उपनिवेशक उपागम था वो क्या कहता है? तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ब्रिटेन से आए, हमारे ऊपर पूरा तरह से कब्जा कर लिया, अपनी कंपनी खोलने के बहाने में गुलाम बनाया और 200 सालों तक राज किया हम पे। तो ये यहाँ पे बात करता है। तो अब इसके जो लेखक थे, इतिहासकार थे, उन्होंने किस प्रकार से इसके इतिहास को दर्शाया, ये बात करते हैं पहले। इसके जो प्रमुख उपागम के विचारक रहे उपनिवेशिक उपागम के, वो जेम्स मिल, ठीक है, माउंट स्टुअर्ट और विनेस स्मिथ करके, ये 3-4 जो बड़े बड़े विचारक रहे हैं उपनिवेशिक उपागम के, जिन्होंने आगे इसको बढ़ाया है, वो ये थे। उपनिवेशिक उपागम या इतिहास लेखन के 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक औपनिवेशिक देशों का इतिहास से संबंधित था।
ठीक है। इसके जो लेखक थे वो क्या करते थे कि उपनिवेशिक जो देश थे जिसके ऊपर उपनिवेश बनाया गया उसके इतिहास से संबंधित क्या भाई किस प्रकार का इनका इतिहास रहा है, जबकि दूसरा ऐसा कार्य की ओर इशारा करता है जो प्रभुत्व और उपनिवेशिक विचारधारा से प्रभावित थे। यहाँ पे उपनिवेशिक उपागम के अंदर में वे इतिहासकार आए जो उनसे इम्प्रेस थे। सपोज करो मैंने आपको गुलाम बनाया और आपके घर में 5 परिवार है, 5 में से 2 लोग मेरे से इम्प्रेस है कि क्या अच्छा काम किया इसने, ठीक है, और 3 लोग नाराज हैं। तो 3 लोग क्या करेंगे, जो 5 लोगों का परिवार है 3 लोग मेरे बारे में बुरा लिखेंगे और जो 2 लोग मेरे से इम्प्रेस हैं वो मेरे बारे में अच्छा लिखेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी उपनिवेशिक उपागम में विचारक आए जो उससे इम्प्रेस थे, उन्होंने उपनिवेशिक विचारधारा को आधार मानकर पूरा इतिहास का रचना करी, ठीक है। समझ में आता है, यहाँ पे यही इसके बारे में हम बात किए। दूसरा यहाँ पे उपागम आ जाता है राष्ट्रवादी उपागम। अब राष्ट्रवादी उपागम सबसे महत्वपूर्ण उपागमों में से एक है। इसी के जरिए, राष्ट्रवादी उपागम के जरिए ही हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ। कैसे? राष्ट्रवादी उपागम के जो प्रमुख जो कर्ता धर्ता थे या विचारक माने गए, ठीक है, उपागम माने गए, वो दादा भाई नौरोजी, MG रानाडे, VV जोशी, GV जोशी, RC दत्त, KT तेलंग और ये सब के गोखले, DE वाचा, ऐसे करके कई सारे जो विचारक थे वो राष्ट्रवादी उपागम के प्रमुख राष्ट्रवादी उपागम माने गए। अब देखो राष्ट्रवादी उपागम सबसे महत्वपूर्ण उपागम क्यों है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो रीज़न ये है दोस्तों कि जब 1947 के अंदर में पूरे देश आज़ाद हुआ, उससे पहले जो 1857 की हम बात करते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं और 1857 से बात करते हैं, तो 1857 के बाद से देश के अंदर में ऐसी माहौल बन चुका था कि जब हिंदू मुस्लिम सब जाति प्रथा धर्म को भूलकर सब लोग एक साथ आकर देश की भावना से, राष्ट्रहित की भावना से लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, आंदोलन हो रहा था, नए नए तरह के संघर्ष कर रहे थे, जिसमें सभी लोग एकजुटता का एक मैसेज दे रहे थे, सभी को संदेश दे रहे थे, जिसके कारण से मेन कारण क्या था कि एकजुटता का संदेश देने का, राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर में जागृत हो चुकी थी। और राष्ट्रवाद की भावना सबसे बड़ी भावनाओं में से एक होती है दोस्तों, सबसे बड़ा धर्म राष्ट्रवाद का धर्म माना जाता है। इस उपागम के तहत क्या होता है, इतिहासकारों ने मौजूदा इतिहास स्रोतों का विश्लेषण के आधार पर औपनिवेशिक इतिहास का विवरण असत्यता को सिद्ध करने का प्रयास किया। जो राष्ट्रवादी उपागम के इतिहासकार थे उन्होंने क्या किया कि जो उपनिवेशिक इतिहासकार थे उनकी जो भी उन्होंने थॉट्स दिए, थिंकिंग दिए, जो उन्होंने प्रूव करने की, सिद्ध करने की कोशिश की, उसको गलत साबित करने की कोशिश किया है राष्ट्रवादी उपागम के। अगर मान लो मेरी विचारधारा राष्ट्रवाद की है जिसमें मैं कहूँ कि देश अच्छा है, आपकी विचारधारा कहता है कि ये अच्छा नहीं है, तो मैं नॉर्मली क्या करूँगा, आपको प्रूफ करने की कोशिश करूँगा गलत, कि आप गलत हो। तो सेम यहाँ पे भी यही वर्क करते हैं। जो राष्ट्रवादी उपागम थे वो औपनिवेशिक उपागमों को क्या कहते थे, गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय इतिहास के राष्ट्रवादी उपागम को ऐसा उपागम के रूप में विवेचित किया जा सकता है जिसने राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने में योगदान किया, धर्म, जाति, भाषाई या वर्ग भेदभाव के सम्मुख लोगों की एकजुटता किया। जो मैं बता रहा था दोस्तों आपको कि राष्ट्रवाद की भावना इस प्रकार की भावना को माना गया कि जहां पर पूरे भारत के अंदर में धर्म, जाति, भाषाई भेदभाव को सब कुछ भुलाकर एकजुटता की भावना लोगों के अंदर में आता है, जिसका परिणाम ये होता है दोस्तों कि हमारा देश 1947 में आज़ाद होता है। ठीक है, आगे बात करें दूसरा, तो यहाँ पे आ जाता है अगला मार्क्सवादी उपागम के बारे में हम बात करते हैं। तो मार्क्सवादी उपागम क्या है, तो मार्क्सवादी के उपागम के जो प्रमुख जो जीवनदाता थे, मतलब जिन्होंने इनका जनक माना जाता है, मार्क्सवाद को ही माना जाता है। तो मार्क्सवाद ने उल्लेख किया कि उल्लेखनीय रूप में भारतीय इतिहास की लेखन की अधिकांश प्रकृति को किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया। जो मार्क्सवाद थे, तो भारत के इतिहास लेखन की प्रवृत्ति थी, जो इतिहास था वो मार्क्सवाद को किसी न किसी तरह से प्रभावित कर रहा था। ठीक है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उनके कार्य ने इतिहास लेखन के मार्ग दिशा में परिवर्तित किया। जो मार्क्सवाद, जो मतलब भारतीय इतिहास के कार्य थे जिस तरह से लिखे जा रहे थे, और जो मार्क्सवाद के कार्य थे वो भारतीय इतिहास को प्रभावित किसी न किसी तरीके से कर रहे थे, और लोग उनसे अटैच्ड भी थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये यहाँ पर बताता है। भारतीय इतिहास के सभी क्षेत्रों में, चाहे वे काल या विषय द्वारा विभाजित करें, मार्क्सवाद इतिहासकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मतलब जब भी हम भारतीय इतिहास की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे अगर हम समय के अनुसार विभाजित कर दें, काल के अनुसार विभाजित कर दें, विषय के अनुसार विभाजित कर दें, तो जो मार्क्सवाद की विचारधारा के उपागम के जो लेखक थे, इतिहासकार थे, उनका एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे, महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पे देखने के लिए मिलता है दोस्तों। आगे बात करते हैं उदारवादी उपागम का।
ठीक है। यहाँ पे चौथा उपागम आ जाता है उदारवादी उपागम। तो उदारवादी उपागम के जो जनक माने जाते हैं, जॉन लॉक को उनका जनक माना जाता है उदारवादी उपागम के। इसके अंदर में कुछ और भी उदारवादी उपागम को फॉलो करने वाले लोग थे, जिसमें एडम स्मिथ, जेरिम बेथम के नाम विशेषणीय आते हैं, विशेष रूप से माने जाते हैं। इस उपागम के प्रस्तावक तर्क देते हैं कि उपनिवेशकों का आर्थिक शोषण पूरी तरह से ब्रिटिश लोगों के लिए फायदेमंद था। यहाँ इस जो विचारधारा को मान रहे थे, उदारवादी विचारधारा को जो लोग मानते थे, उनका मानना था कि अगर ब्रिटेन ने किसी भी देश को गुलाम बनाया है तो उसका फायदा किसको मिलेगा, या इसका इतिहास लिखा जा रहा है तो फायदा किसको मिलेगा, ब्रिटेन को मिलेगा। आज के समय में आप देखोगे दोस्तों, तो कई जगह पे हमारी भारतीय सभ्यता को खत्म करके वहां पे दूसरी सभ्यता को ज्यादा जगह दी गई है, महत्वपूर्ण दर्शाया गया है। ठीक है। ब्रिटेन के जो इतिहासकार थे उन्होंने अपनी स्टोरी को बढ़ा चढ़ाकर बताया। ठीक है, अपनी स्टोरी को बढ़ा चढ़ाकर बताया, जबकि भारतीय जो स्टोरीज थी उनको दबा दिया गया। ठीक है। जो जैसे आप एक एग्जांपल लेके चलते हैं, भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह को सब जानते हैं। ठीक है, राजगुरु सुखदेव सब जानते हैं। तो इन सबको एक तरह से टेररिस्ट, आतंकवादी के तौर पे ही देखा गया उनके लिए। जो ब्रिटेन के अधिकारी थे उन्होंने आतंकवादी, टेररिस्ट के तौर पे ही देखा है। जबकि आज के समय में भारतीयों के लिए, जो भारतीय लोग हैं, जो भारत की संस्कृति है, वो उन्हें शहीद और मतलब क्रांतिकारी मानते हैं, वीर मानते हैं। ठीक है, मतलब एक क्रांतिकारी वीर के तौर पे देखते हैं, पर जो अंग्रेज थे उस समय पे उन्हें टेररिस्ट समझते थे, आतंकवादी समझते थे। ऐसा रीजन क्या हुआ, क्योंकि उनके जो इतिहासकार थे, लेखक थे, वो उनके नजरिए से देखते थे और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताते थे। ठीक है, समझ में आता है। उपनिवेशिक क्षेत्रों में ब्रिटेन औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्धता की, बाहरी बाजारों में पूंजी निवेश, मतलब नॉर्मली दोस्तों ये बात करें हम तो यहाँ पे उदारवादी उपागम के अंदर में ये दिखाया गया कि जो उनकी विचारधारा थी उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे थे। ठीक है, उसको ये जो उपनिवेशक देश हुआ करते थे वो अपने आप को एक ना मतलब पूंजीपति देश के तौर पर समझते थे कि यार हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं और जिस देश में कर रहे हैं वहाँ पे हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। भारत के अंदर में रेल आया, ठीक है, तो भारत के अंदर में रेल आया तो भारत का फायदा हुआ, ब्रिटेन का फायदा हुआ। भारत का कहीं भी कोई फायदा नहीं हुआ, ब्रिटेन का ही फायदा हुआ। रेल लाने का मेन पर्पस क्या था कि भारत से जो सामान है वो ब्रिटेन तक आसानी से कैसे ले जाया जाए। ठीक है, सोने चांदी हीरे मोती जो भी थे वो भारत से ब्रिटेन कैसे लेके जाएं, तो उसके लिए रेल लाया गया। ठीक है, समझ में आता है। आगे बात करते हैं तो नारीवादी उपागम, यहाँ पे लास्ट ये विचारधारा बच जाती है नारीवादी उपागम। दोस्तों नारीवादी उपागम मतलब जहाँ पे नारी जो महिलाएं थी उनकी विचारधारा को लेकर आए, महिलाओं के ऊपर क्या बीत रही है उस समय, जो महिला इतिहासकार आए, ठीक है, उनकी दर्जा क्या है, भूमि क्या है, किस प्रकार से उनकी भूमिका है, उसके बारे में बताना नारीवादी उपागम कहलाया। ठीक है, इतिहास में उसकी जगह देना। तो जैसे दोस्तों अंग्रेजों के आने से कई सारी चीज़ें अच्छी भी हुई, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, इन सब चीज़ों पर रोक लगी। ठीक है, और वो अंग्रेजों के आने के बाद ही हुई। उन्होंने इसके लिए कानून व्यवस्था बनाई। ठीक है, उसके लिए आवाज़ उठाया। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नारीवादी उपागम के अंदर में जगह मिलती है। पर नॉर्मली महिला आंदोलन, जब महिला आंदोलन इतिहास में महिला आंदोलन हुआ 1970 के टाइम पर, सबसे बड़ा महिला आंदोलन, उसके बाद से ही भारत के अंदर में महिलाओं को लेकर स्थिति सामान्य हुई। ठीक है, जिसमें उनके अध्ययन और आवेदन किया गया कि मतलब किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति है भारत के अंदर में, उसकी स्टडी की जाने लगी। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। तो ये पूरा भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागमों में हमने बात करी, जिसमें हमने 5 उपागम पढ़े। कौन कौन से? तो आपका उपनिवेशिक उपागम, राष्ट्रवादी उपागम, मार्क्सवादी उपागम, उदारवादी उपागम और नारीवादी उपागम। ठीक है, तो ये 5 पढ़ा। आपको कौन सा वाला समझ में नहीं आया, अगर नहीं आया कोई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और आपके पास कोई वीडियो के लिए सजेशन हो कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे दी इन अप चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। रीज़न ये दोस्तों कि अब टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो आगे प्रॉब्लम आएंगी, आपको वीडियो का पता नहीं चलेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको दोस्तों वीडियो की PDF चाहिए तो आप @दी इन अप पे जाइए, वहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ये सबसे बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक